हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो यूजफुल होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जहां पर भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रहेगी। बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि उन लोगों ने पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। तो ये उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है जहां पर स्टैटिस्टिक्स आपका आता है, और स्पेशली डीटीपीएलएसबी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, आप लोगों का डीटीपीएलएसबी पीजीटी एग्जाम जहां पर भी स्टैटिस्टिक्स आता है, एचएसएससी सीईटी एग्जाम जहां पर ये आपका स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रहेगा। वन लाइनर जो फर्स्ट वीडियो है वो मैंने यूट्यूब पर काफी दिन पहले डाली थी। ये नई वीडियो है आप लोगों के लिए, और इसमें मैं वन लाइनर पर्पज से आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का होल कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी। बच्चों, प्लीज आप लोग ट्रस्ट करके इस जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को दे रही हूं आप लोगों के ऐप पर और पेड कोर्स में, उस वीडियो को आप इस पीडीएफ को बार बार पढ़ें। मैं कहूं कि आपको एग्जाम से पहले इसको 20-25 बार पढ़ लेना है तो ये गलत नहीं होगा। स्टूडेंट, प्लीज ट्रस्ट करना और चीजों को बार बार पढ़ना, ठीक है। बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने की बजाय बार बार चीजों को पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को यहां तक पढ़ा चुकी थी, अब है आप लोगों की आगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Z इज इक्वल टू जो x माइनस म्यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसने दिया बेटा? कार्ल पियर्सन ने दिया। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसने दिया? कार्ल पियर्सन ने। देखो बच्चों, इन वन लाइनर से, ये पीवाईक्यू से बनाए गए हैं ये वन लाइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इन यहां से क्वेश्चन आता है, प्लीज इनको रीड करें। कोफिशिएंट इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% 1.96 होता है, 99% 2.56 एंड 2.58 किसी किसी पेपर में लिखा होता है। बच्चों, ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, एक लाइन को भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है, राइट। कंडीशन अप्लाइड इन, जब जेड टेस्ट होता है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? पहली आप लोगों की कंडीशन है जब जो पॉपुलेशन है वो ग्रेटर देन 30 होती है। सेकंड कंडीशन है अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 30 नहीं है, यानी लेस देन 30 है, लेस देन इक्वल टू 30 है, तो क्या होगा? उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन मीन का गिवन होना चाहिए, राइट। आप लोगों की ये दो कंडीशन है जेड टेस्ट के लिए। फिर है वन टेल टेस्ट। कौन सा है वन टेल टेस्ट? वो टेस्ट होता है जिसे को डायरेक्शन टेस्ट कहा जाता है और राइट टेल टेस्ट कहा जाता है। जो आप लोगों का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होती है वो बेल शेप होती है ऐसे। जब आप लोगों का कर्व या तो लेफ्ट साइड झुका हुआ हो ऐसे, या फिर राइट साइड ऐसे झुका हुआ हो, या फिर राइट साइड ऐसे, तो राइट साइड होता है तो उसे वन टेल्ड बोलते हैं और राइट साइड बोलते हैं, और इसको डायरेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। टू टेल्ड होता है तो उसे लेफ्ट टेल्ड बोलते हैं और डायरेक्शन नहीं बताता है ये, ठीक है। डायरेक्शन लेस टेस्ट बोलते हैं किसको? टू टेल्ड टेस्ट को। फिर है कंडीशन अप्लाई इन टी टेस्ट। बेटा, टेस्ट बहुत तरीके के होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं ये वाले, और यहाँ पे होता है काय स्क्वायर टेस्ट, मन विटने टेस्ट, के टेस्ट, ये सारे होते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जाता है पैरामेट्रिक टेस्ट के पार्ट हैं कौन से नहीं है, तो आप लोगों को याद रखना है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये पैरामेट्रिक के पार्ट है। अब टी टेस्ट को क्या क्या बोला जाता है? स्टूडेंट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, एग्जैक्ट स्मॉल टेस्ट भी बोलते हैं, टी टेस्ट को स्मॉल टेस्ट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब है इसकी जो कंडीशन है वो क्या है? जो आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन, आप लोगों की पॉपुलेशन है वो लेस देन 30 या इक्वल टू 30 होती है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन गिवन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन गिवन होता है। और ऊपर वाले में जेड टेस्ट में क्या था? आप लोगों का पॉपुलेशन मीन गिवन नहीं होता था, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मीन गिवन होता था और इसमें सैंपल मीन गिवन होता है, राइट। नेक्स्ट है टू चेक डिफरेंस इन मीन। आप लोगों का हाँ, ये क्या बताता है? टू चेक डिफरेंस इन मीन, ये डिफरेंस बताता है जो मीन्स है उनमें। फिर है टी टेस्ट का अदर नेम क्या है, ये बता चुकी हूँ आप लोगों को। मेन तो ये याद रखना है जो आप लोगों का जेड टेस्ट है उसमें जो पॉपुलेशन है वो ग्रेटर देन 30 होती है, और जो टी टेस्ट है उसमें लेस देन या इक्वल टू 30 होती है, ये बात याद रखनी है। इसमें पॉपुलेशन मीन गिवन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन मीन, और इसमें टी टेस्ट में आप लोगों का सैंपल मीन गिवन होता है, ये दो कंडीशन। फिर जो आप लोगों का एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया है टी टेस्ट का वो क्या है? जो आप लोगों की टेबल वैल्यू गिवन होती है ना,
जो आप लोगों की स्टैटिस्टिक्स की बुक के पीछे भी गिवन होती है, लॉग टेबल और भी जेड टेस्ट की टेबल। तो कहता है कि टी टेस्ट की अपनी कंडीशन है, टी टेस्ट की कंडीशन है जो टेबल वैल्यू गिवन है ना आपके पास बुक में, उस वैल्यू से वो वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उससे, ठीक है। जो हमने कैलकुलेट करके निकाली है ना वैल्यू, वो कम होनी चाहिए किससे, टेबल वैल्यू से, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी टेबल वैल्यू ज्यादा हुई, उल्टी वही चीज होगी ना, टेबल वैल्यू ज्यादा है तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम हुई, ठीक है। तो टेबल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू से, उसे बोलेंगे एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। अब मैंने अभी अभी आपको बताया जो काई-स्क्वायर टेस्ट है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसका जो लाइज है, जो ये लाई करती है, इसकी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी होता है। जो काई-स्क्वायर टेस्ट है वो कहाँ कहाँ कंडीशन अप्लाई होती है, आप लोगों की पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन कोई सा भी गिवन नहीं होता है, ठीक है। जो आप लोगों के जेड टेस्ट में पॉपुलेशन मीन गिवन था स्टैंडर्ड डेविएशन का, और जो आपका टी टेस्ट था उसमें सैंपल मीन गिवन था, लेकिन काई-स्क्वायर टेस्ट में कोई भी गिवन नहीं होता, ना तो पॉपुलेशन मीन ना सैंपल मीन, राइट। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टार्ट हुई टी टेस्ट से, और जो आपका काई-स्क्वायर टेस्ट है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो फॉर्मूला होता है वो रो -1 और कॉलम -1 होता है, राइट। देखो काई-स्क्वायर टेस्ट के अनदर नेम क्या है, इसके बहुत सारे नेम है, आपको सीधा सीधा पॉइंट्स में पूछा जाएगा कि अगर गोडेस ऑफ फिट यानी सबसे अच्छा टेस्ट काई-स्क्वायर माना जाता है नॉन पैरामेट्रिक में। कंटीजेंसी टेबल, आप लोगों की कंटीजेंसी टेबल गिवन होती है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं आप लोगों के, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी काई-स्क्वायर टेस्ट को बोला जाता है। ये चारों पॉइंट, ये हर एक लाइन जो मेरी पीडीएफ नोट्स की है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू से बनाई गई है, प्लीज ट्रस्ट करें, इधर उधर ना घूमे, टेलीग्राम को बंद कर दें, आप स्टैटिस्टिक्स के इस नोट्स पे रिलाई करें। एफ टेस्ट इन विच वैल्यू, एफ टेस्ट कौन सा होता है, एफ टेस्ट में जहां न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है डिनोमिनेटर से, ठीक है। यानी जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये लाइन सीधी सीधी पीवाईक्यू से उठाई गई है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होती है वो एफ टेस्ट होता है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, जैसे सैंपल मीन और जो पॉपुलेशन और सैंपल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट गिवन, कोई सा भी गिवन नहीं होता, राइट। जेड टेस्ट और टी टेस्ट में गिवन होता है और काई-स्क्वायर में नहीं गिवन होता, और आप लोगों के एफ टेस्ट में भी नहीं गिवन होता, ठीक है। फिर है जो आप लोगों का एफ टेस्ट है ना वो टू मीन की बात करता है, याद रखना, इसकी भी वैल्यू काई-स्क्वायर की तरह 0 टू इंफिनिटी में लाई करती है, यानी एफ टेस्ट और काई-स्क्वायर में थोड़ी बहुत समानता है। फिर है जो अगला पोर्शन है आप लोगों का वो भी इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है, किसने दिया, कार्ल पियर्सन ने। कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो लाइज करती है, यानी कोरिलेशन अगर आप निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू आएगी या तो -1 to 1 तक, राइट। अगर इससे ज्यादा या कम आई है तो आप लोगों की गलत होगा वो क्वेश्चन, राइट। आगे चलें, देखो बच्चों आगे है आप लोगों का सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। देखो अब है आप लोगों का कोरिलेशन की फॉर्मूले, कोरिलेशन के फॉर्मूले, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूं, ये आप लोगों को लर्न करने ही पड़ेंगे। एडवर्ड स्पेयरमैन के फॉर्मूला देखो जो ये P है ना इसका मतलब रो है, ठीक है। 1 - 6 सिग्मा D2 डिवाइड बाय n2 - 1, राइट। इफ टाइड रैंक, अगर टाइड रैंक है तो P इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D2 डिवाइड बाय n2 - 1 प्लस m2 - 1 डिवाइड बाय 12। ये 12 ही है, ये गलत नहीं है, अगर आप सोचो 2 होगा, नहीं 12 ही है ये, ठीक है। आप देखें जो कार्ल पियर्सन है उसका फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला जरूर करके जाना प्लीज बच्चा, आपका सीधा सीधा पूछ लेते हैं, इसमें छोटी सी वैल्यू दे दी जाएगी, 3 और पूछ लिया तो आप लोग कर सकते हैं। जो कार्ल पियर्सन जी ने जो फॉर्मूला दिया वो कोवेरियंस सीधा लिखो, कोवेरियंस एक्स वाई का, अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का, सिंपल याद हो गया। अब कोरिलेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, कोरिलेशन पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो स्केल का ना ओरिजिन का, ना स्केल का ना ओरिजिन का। अब स्केल का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई और डिवीजन, और ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, आप लोगों को याद रखना है। तो कोरिलेशन पे किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन रिग्रेशन पे पड़ता है, रिग्रेशन पर स्केल का प्रभाव पड़ता है, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का पड़ता है, परंतु प्लस माइनस का नहीं पड़ता है, आप लोगों को याद रखना है। रिग्रेशन पर किसके प्रभाव पड़ता है, रिग्रेशन पर स्केल का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो सेंट्रल टेंडेंसी है यानी मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी पे आता है, उस पर दोनों का प्रभाव पड़ता है, बोथ। तो अब आप लोग बताओगे डिस्पर्शन पर किसका प्रभाव पड़ता है, ऐसे करते चलोगे चीजें याद हो जाएगी।
जो कोरिलेशन है वो आर से डिनोट होता है। जब आर का स्केयर कर देते हैं, कोरिलेशन का स्केयर कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट। मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लीज इसको समझते चलना। देखो, कोफिशिएंट जो होता है वो लाई करता है 0 to 1 में, जो कोरिलेशन की वैल्यू कहाँ लाई करती है, -1 to +1 में, ठीक है। और कोफिशिएंट की वैल्यू करती है 0 to 1 में। जो आप लोगों का काई स्केयर की वैल्यू कहाँ करती है, 0 to इन्फिनिटी में, ऐसे याद करते चलना। जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे निकाला जाता है, bxy इंटू byx, ठीक है। और जो रिग्रेशन है वो क्या बताता है, वो इफेक्ट बताता है, रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। कोरिलेशन आपका सिर्फ रिलेशन बताता है, लेकिन रिग्रेशन क्या बताता है, कोज एंड इफेक्ट, कारण परिणाम संबंध बताता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम वन लाइनर्स को हिंदी में लाइए। बेटा ये नोट्स बहुत सारी बुक से लेकर बनाए गए हैं, तो वन लाइनर जो आपका हिंदी में लाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। और दूसरी बात, एक चीज का ही हिंदी में बहुत सारे मतलब होते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा वो करती हूँ कि हिंदी का नहीं। देखो बच्चों, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए, आप अच्छी रेपुटेटेड जॉब के लिए जा रहे हैं, प्लीज थोड़ा एडजस्ट करना सीखिए और चीजों को समझना सीखिए, एफर्ट्स लीजिए बच्चों। देखो, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पैरामेट्रिक टेस्ट जेड टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है और एफ टेस्ट होता है। नॉन पैरामेट्रिक में आपके बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं, जो फ्री टेस्ट भी बोलते हैं इनको, साइन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, मन विटने टेस्ट, रन टेस्ट, के एस आई स्केयर टेस्ट। का स्केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर टी टेस्ट किस लिए यूज होता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, स्पेशल कोचिंग के लिए। आगे है आप लोगों का पेयर टी टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पेयर टी टेस्ट नाम है। ये पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनाए गए हैं, बार बार बोल रही हूँ, एक भी लाइन को मत छोड़ना। अब है जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें बहुत सारे स्केल होते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्केल होते हैं, मेजरमेंट ऑफ स्केल होते हैं। वो क्या होता है बेटा, मैं तो सिंपल शॉर्ट में याद करती थी पहले। जो स्केल होते हैं वो 4 होते हैं, NOIR, ठीक है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। नॉमिनल में सिर्फ मोड यूज होता है, ऑर्डिनल में मोड और मीडियन यूज होता है, इसमें मीन मीडियन मोड दोनों यूज होते हैं, तीनों यूज होते हैं, ठीक है। नॉमिनल में सिर्फ मोड यूज होता है, ऑर्डिनल में मीडियन और मोड दोनों यूज होता है, और इंटरवल और रेशो में मीन मीडियन मोड तीनों यूज होते हैं। जो किंडल टेस्ट कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1955 में आया, और ये क्या करता है, जो इवेल्युएट करता है डिग्री ऑफ सिंप्लिसिटी, सिमिलैरिटी, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी वो करता है किसमें, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। फ्रीडमैन टेस्ट का जो लाई है वैल्यू क्या है, 0 to 1 में होती है। अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स में मतलब होता है जो बहुत सारी जो डाटा है उसको जो पहले तो ऑब्टेन करना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज बॉडी ऑफ मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग, फिर एनालाइज करना, फिर कोई डिसीजन लेना। स्टैटिस्टिक्स में क्वांटिटेटिव, देखो जो डाटा होता है ना, डाटा होते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होते हैं, क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं, राइट। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स में डाटा यूज होते हैं वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होते हैं। देखो, आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ और नन ऑफ दिस। आपको याद रखना है डाटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है, राइट। आप लोग कभी भी, क्योंकि मोस्टली बच्चे सिर्फ क्वांटिटेटिव करते हैं, बेटा वो गलत होगा। डाटा 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में कौन सा डाटा यूज होता है, क्वांटिटेटिव, राइट। अब देखो, आगे देखो, all numerical facts are all statistics are numerical facts, but all numerical facts are not statistics। कहता है जो जितने भी न्यूमेरिकल फैक्ट है ना वो सारे स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, बट सारी स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल फैक्ट होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चा, अब मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगी। देखो, अगर मैं बोलूं कि रोहित के मार्क्स 86 है मैथ्स में, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है, क्या ये स्टैटिस्टिक है, तो आप कहोगे नहीं। अगर मैं बोलूं रोहित के मार्क्स 86 है मैथ्स में, निशु के मार्क्स 56 है मैथ्स में, तो क्या ये डाटा है, हाँ ये डाटा है, बिकॉज ये कंपैरिजन करना है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की पावर दे रहा है, तो उसे ही बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मैथमेटिकल टर्म में लिखा हो, स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कुछ भी मैथमेटिकल टर्म में लिखा हो और उससे कुछ रिजल्ट निकल रहा हो, कुछ डिसीजन लेने का, राइट, उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। आई होप समझ आया होगा। अब बहुत सारी आपसे पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है। देखो, ये क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी सब्जेक्ट का नेचर, कि वो साइंस है या आर्ट है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, बोथ ऑफ दीज, साइंस भी है और आर्ट भी है। याद रखोगे बच्चों, देखो याद रखना। देखो आगे चलते हैं। दूसरों को सोते देख जो आंखें रात भर पड़ती है, वही आंखें एक दिन इतिहास रचते देखती हैं। देखो,
जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को, करवा चुकी हूँ मैं, फिर भी एक बार करवा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है वन लाइनर वे से। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों की एवरेज बताती है और ये सिंगल फिगर वैल्यू बताती है। होल बहुत सारी वैल्यूज को एक एक फिगर में बताते हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज बताती है एक तरह का, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो पॉपुलरली नोन होती है सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू होती है वो। और इस पर जो ये लाई करती है टू एक्सट्रीम वैल्यू के बीच में, ये लाई करती है टू एक्सट्रीम वैल्यू के बीच में। टाइप्स ऑफ एवरेज, एवरेज के कितने टाइप है? अर्थमेटिक मीन, सिंपल और वेटेड दो तरीके के होते हैं। मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ टाइप्स होते हैं एवरेज के। ठीक है, आप लोगों का अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है? जब टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ आइटम से, तो उसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, ये आप लोगों को पता होगा। अब चलते हैं आगे। जब आप लोगों का इनकरेक्ट जो वैल्यू है वो गिवन हो और आपको करेक्ट निकालनी हो, तो क्या करना है? जो आप लोगों की इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट को लेस कर देता है। देखो, टोटल मीन जो मीन गिवन है ना, टोटल मीन जो गिवन है ना, उसमें से इनकरेक्ट को तो यानी खराब को तो यानी बेकार को तो यानी गलत को तो लेस कर दो और सही को जोड़ दो, करेक्ट को जोड़ दो, राइट। फिर उसके बाद टोटल जो ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो, सिंपल सा फॉर्मूला। जो भी भाई, अगर हमें करेक्ट मीन निकालना है और इनकरेक्ट गिवन है, तो टोटल मीन जितना गिवन है उसमें से जो गलत है उसको घटा दो और जो करेक्ट है उसको जोड़ दो, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कर दो। इससे आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, प्लीज ध्यान रखें। ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ये बेटा मैं करवा चुकी हूं, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी। ठीक है, ये आप लोग रीड करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं करवा चुकी भी हूं ये। ठीक है, एक मिनट रुकना। हम्म। हम्म। यहाँ से देखो, देखो मीन की वीडियो मैंने डाली हुई है ना, इसलिए मैंने वो नहीं करा है। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये नहीं करवाया है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे, आप लोग ढंग से समझना। हाइपोथेसिस क्या होता है कि कहता है कि अजम्पशंस होती है और स्टेटमेंट होती है। हाइपोथेसिस मैंने पहले ही बताया, अजम्पशंस होती है, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होती है। देखो, हाइपोथेसिस क्या है? अरे बच्चे इतना डरते रहते हैं, कुछ नहीं है इस टॉपिक में। देखो, हाइपोथेसिस क्या है? कुछ स्टेटमेंट और अजम्पशन होती है। देखो, मैं बोलूं बारिश होगी और कोई बोले बारिश नहीं होगी, ये क्या है? अजम्पशन है और स्टेटमेंट है। ये ट्रू भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर ट्रू है तो वो नल हाइपोथेसिस है, अगर फॉल्स हुई तो वो अपने आप, अगर ट्रू जो, अगर नहीं नल हाइपोथेसिस गलत हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप आ जाता है। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएगा ही नहीं, राइट। देखो, हाइपोथेसिस मतलब स्टेटमेंट और अजम्पशन, कोई भी अजम्पशन कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, चाहे वो किसी से भी, किसी चीज से भी रिलेटेड, नॉर्मल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, किसी भी काम से भी रिलेटेड। अब दो तरह की हाइपोथेसिस होते हैं, एक होते हैं नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है अल्टरनेटिव। अब नल हाइपोथेसिस में अगर वो जो अजम्पशन हमने लगाई है ना, वो अगर ट्रू होती है तो अपने आप ही वो नल हाइपोथेसिस होगी, राइट। अगर वो स्टेटमेंट जो हमने अजम्पशन लगाई है वो ट्रू नहीं है, तो अपने आप ही अल्टरनेटिव हो गई, राइट। देखो, इसकी डेफिनेशन गिवन है, नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टेड ऑफिशियल पॉसिबल, अगर रिजेक्शन हो गई ना हमारी एजम्पशन तो उसे बोलेंगे। और जो अपनी ये जो नल हाइपोथेसिस है, अगर वो रिजेक्ट हो गई तो अल्टरनेटिव अपने आप में हो जाता है। ठीक है, अब है हाँ, फिर उसके बाद है, एक मिनट ही, इसके अदर नेम लिखे होंगे। अब एरर दो दो इसमें जब हाइपोथेसिस चूज करते हैं ना, तो दो तरीके के एरर पाए जाते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर मतलब क्या है? जब हम रिजेक्ट कर देते हैं सही बंदे को भी। ठीक है, यानी हमने कोई बंदा, कोई बच्चा सही बात कर रहा है, फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर दें। कोई सही बोल रहा है तब भी उसको रिजेक्ट कर दे। कौन सी एरर कर दी? पहली एरर। और भाई ये तो उससे भी बड़ी गलती हो जाएगी, अगर हम कोई बंदा गलत है उसको सही बता रहे हैं तो। अगर कोई गलत है उसको सही बता रहे हैं तो टाइप 2 एरर, अगर कोई सही है उसको गलत बता रहे हैं तो क्या? देखो, अगर कोई, देखो टाइप 1 एरर रिजेक्ट कर दें अगर ट्रू को। ठीक है, अगर ट्रू को, एक मिनट बच्चा, मैं रबड़ ले लेती हूँ, इरेजर ले लेती हूँ। एक मिनट, ली नहीं गई है भाई, एक मिनट रुकना भाई। बच्चों एक सेकंड रुकना।
ये इरेज करके फिर बताती हूँ मैं आप लोगों को, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज आत्मा की तरह घूमोगी। स्टैटिक्स वैसे ही हार्ड लगता है आप लोगों को, और फिर अब यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन कर दी, बस फिर तो गए आप। देखो देखो मेरी बात सुनो। टाइप 1 एरर क्या कहती है बच्चा? टाइप 1 एरर कहती है कोई भी चीज सच थी, ठीक है, कोई भी ट्रू था, कोई भी चीज ट्रू थी, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये टाइप 1 एरर होगी, टाइप 1 एरर। और ये टाइप 2 एरर क्या कहते हैं? कोई भी चीज फॉल्स थी, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, फॉल्स थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो टाइप 2 एरर हो गई। राइट, समझ आया? अब टाइप 1 एरर के बहुत सारे नाम हैं। प्रोडक्ट एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ है ये और नहीं है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और अल्फा। याद रखोगे। टाइप 1 एरर का क्या नाम है? अल्फा, ए फॉर अल्फा, ए फॉर फर्स्ट, फर्स्ट ए फर्स्ट पे आता है तो अल्फा यानी फर्स्ट का नाम है, ठीक है, ऐसे याद करना। अल्फा टाइप 1 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लोगों का टाइप 1 एरर, और प्रोडक्ट एरर यानी टाइप 1 एरर, ठीक है। आगे चले, देखो टाइप 2 एरर का अदर नाम है, ये प्रोड्यूसर एरर थी तो इसको कंज्यूमर एरर बोलेंगे, राइट। इसको बी फॉर बीटा, बी फॉर सेकंड यानी बीटा एरर। फिर पावर फंक्शन यानी इसका जो फॉर्मूला होता है इसको बीटा से डिनोट करते हैं, टाइप 1 एरर को इसको कर देंगे टाइप 2 एरर को 1 माइनस बीटा। याद रखोगे बच्चों, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है, प्लीज आप लोग याद रखना, वरना बुक्स को छानने के बाद भी चीजें नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या और हार भी गए तो सीख मिलेगी, ठीक है। जेड टेस्ट करवा चुकी हूं आप लोगों को, फिर भी मोटा मोटे तौर पे एक बार बता देती हूँ। जेड टेस्ट को जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन टेस्ट भी बोलते हैं, और इसमें जेड टेस्ट में जो 2 कंडीशन होती है वो भी बता चुकी हूँ आप लोगों का। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस बता चुकी हूँ, ठीक है, कि भाई एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अच्छा, नल हाइपोथेसिस को कब एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे ये नहीं बताया बच्चा। देखो, जब टेबल वैल्यू ज्यादा है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू से, टेबल वैल्यू ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से तो एक्सेप्ट, अगर टेबल वैल्यू कम है कैलकुलेटेड वैल्यू से, सेम है वो काई स्केयर वाला, राइट। फिर 1.96 यानी 5% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब बोलोगे मैम ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? अगर मैं अभी पढ़ाने समझाने बैठूंगी आपको समझ नहीं आएगा, बस आप लोगों को याद रखना है 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल होना हाइपोथेसिस में, तो 1.96 मतलब होता है उसका। लोकेशन टेस्ट मोस्ट फैमिलियर होता है जेड टेस्ट के। लोकेशन टेस्ट किसके फैमिलियर होता है? जेड टेस्ट के। याद रखना है लोकेशन से रिलेटेड जेड टेस्ट होता है। जेड टेस्ट इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट, अप्रोप्रिएट टेस्ट, लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल टी टेस्ट होता है, राइट। फिर है आप लोगों का आगे टी टेस्ट बता चुकी हूं, ठीक है, ये बता चुकी थी बेटा, दोबारा वीडियो लंबी करने से कोई फायदा नहीं है। ये हो गया आप लोगों का, जो आपकी पीडीएफ है ये कंप्लीट हो गई है, अब सेकंड पीडीएफ है, देखो। देखो, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? काई स्क्वायर को सबसे पहले तो डिनोट किससे करते हैं? काई स्क्वायर को डिनोट किससे करते हैं? सबसे पहले काई स्क्वायर को डिनोट करते हैं बच्चों, ये वाला, ठीक है, ठीक है। फिर है स्टैटिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिकल हाइपोथेसिस के बारे में बताते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट होता है ये आप लोग बता चुकी हूं मैं आप लोगों को। इंट्रोड्यूस काई स्क्वायर किसने दिया था आप लोगों को? कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर है वो नेवर भी नेगेटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होती काई स्क्वायर की वैल्यू, याद रखना है आप लोगों को। फिर है आप लोगों का इस टेस्ट का अदर नेम आप लोगों को बता चुकी थी, फिटनेस, गोडेस ऑफ फिटनेस ये बोला जाता है। येट कोरिलेशन कॉन्टिन्यूटी, ये आप लोगों को मत करना बेशक, ठीक है, मत करो इसको। मीन ऑफ काई स्क्वायर, काई स्क्वायर में मीन की वैल्यू क्या होती है? वी बोलते हैं। वेरिएंस क्या बोलते हैं? V2 बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। मीन जो होता है काई स्क्वायर में वी होता है और वेरिएंस V2 होता है। इट इज इंटरेस्टेड इन डीलिंग विद मोर देन 2 पॉपुलेशन, ये जब भी अच्छा होता है, मतलब काई स्क्वायर निकालना जब जब हम डील करते हैं एक से ज्यादा पॉपुलेशन के बीच,
ठीक है। अब पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है, सबसे पहले पॉपुलेशन और सैंपल मैं बता चुकी थी पर फिर भी बता देती हूँ। बच्चे पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे लोग समझ रहे होंगे अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है, देखो बच्चों एक सिंपल सी बात है, जब हमें हमें कुछ बीमारी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर से थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है ताकि हमारी बीमारी का टेस्ट किया जा सके, या पूरा का पूरा ब्लड निकाल लिया जाता है, थोड़ा सा निकाल जाता है ना, तो पूरी बॉडी में से छोटा सा ब्लड निकाला तो वो बोलते हैं सैंपल। लेकिन पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। यानी भी किसी भी चीज का पूरा 100% पार्ट को बोला जाता है पॉपुलेशन, और जो आप लोगों का सैंपल होता है वो होता है उस पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट। ठीक है, आप लोगों को एक छोटे से आगे क्वेश्चन बताऊंगी, आएगा आगे, उसमें देखो डीएफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम रो -1 कोलम -1 कर चुके हैं। ठीक है, फिर काई स्केयर के ये जो अदर नेम थे वो भी कर चुके हैं, ये कर चुके हैं हम बच्चा, ये दोबारा तो नहीं लिख लिया। अच्छा, वो ना छोटा छोटा बता रखा था, ये टॉपिक वाइज गिवन है ताकि हर टॉपिक अलग अलग से, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, वैसे उसमें पूरा करा चुकी हूं मैं आप लोगों को। ये पैरामेट्रिक टेस्ट लेस पावरफुल होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेस पावरफुल होते हैं। अरे हाँ, लेस पावरफुल होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और पैरामेट्रिक ज्यादा पावरफुल होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक के ये वाले पार्ट है। अब डिस्पर्शन में क्या क्या चीजें आती हैं आप लोगों की, आप लोगों को पता होगा फिर भी बता देती हूँ। रैंक आती है ना, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारे आते हैं, है ना। ये आ गया, ये रे जो रेंज आती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला, और इनके फॉर्मूले मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को डिस्पर्शंस के। ठीक है, इसकी अलग से मैंने वीडियो डाल रखी है आप लोगों के लिए, ये वन लाइनर में भी प्लीज करके जाना, है ना। देखो वेरिएंस बता देती हूँ, वेरिएंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं और जो एक्चुअल एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, एक्चुअल जो रिजल्ट है, एक्चुअल वो चीजें हैं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का बीच का डिफरेंस वेरिएंस कहलाता है। सपोज करो हमने सोचा कि हमारा कुल खर्च 5,000 आएगा और आया हमारा 3,000, तो हमारा जो वेरिएंस जो अंतर आ गया वो 2,000 आया, यही वेरिएंस कहलाता है। करेक्टिंग जब जो करेक्टिंग वैल्यू होती है ना, जो इनकरेक्ट वैल्यू से करेक्ट निकाल रहे होते हैं, तो एसडी जो टोटल एसडी गिवन होता है उसमें से रॉन्ग को लेस कर देते हैं, राइट को ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यही मीन में फॉर्मूला होता है, यही एसडी में आप लोगों को ये पूछा जाता है। अब लो रेंज कर्व क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया। लो रेंज कर्व क्या होता है, जो वेल्थ और इनकम के रिलेशन को बताता है, इनकम और वेल्थ के रिलेशनशिप को बताता है, और लो रेंज कर्व स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, स्क्यूनेस, कर्टिसिस और ये वाला मोमेंट्स ये करवा देती हूँ एक बार, आप लोगों को नहीं करवाया गया और यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो, व्हेन अ सीरीज इज नॉट अ सिमेट्रिकल, जब सीरीज बेल शेप्ड नहीं होती ना, ये पूरा बेल शेप्ड है, ये नहीं होती ना, तो उसको बोलते हैं जब सिमेट्री, अगर बेल शेप्ड है तो सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो उसे बोलते हैं या तो राइट साइड स्क्यूड होगा या फिर लेफ्ट साइड, तो एसिमेट्रिकल बोलते हैं उसको। ठीक है, जब स्क्यूड होती है, जब पूरा सिमेट्रिकल होता है तो मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, लेकिन जब एसिमेट्रिकल होगी तो मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होंगे, या तो मीन बड़ा होगा या मीडियन, मीन बड़ा होगा फिर मीडियन फिर मोड। अगर ये रिलेशन है तो इसको पॉजिटिव रिलेशन या फिर राइट साइड बोलते हैं स्क्यूड। अगर मोड सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है, अगर मीन मीन सबसे बड़ा है, मीडियन बीच में है और मोड सबसे छोटा है, तो राइट है, पॉजिटिव है। अगर मोड सबसे बड़ा है तो लेफ्ट साइड है यानी नेगेटिव है। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। डिस्पर्शन इज कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, जो डिस्पर्शन है वो वेरिएशंस को बताता है, और जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो सेंट्रल वैल्यू को बताती है या एवरेज को बताती है। आप लोगों को ये भी याद रखना है। जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस वो डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन, जो स्क्यूनेस है वो डिस्पर्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्पर्शन क्या बताता है, जो चीजों की जो टर्म्स है उनके फैलाव को बताती है। तो स्क्यूनेस किस पर डिपेंड है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आप लोगों से, डिस्पर्शन पर डिपेंड है, राइट। देखो स्क्यूनेस का क्या मतलब है, जब मीन मीडियन मोड नॉट कोइंसाइड यानी इक्वल नहीं है, व्हेन डाटा आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ डू नॉट नॉर्मल बेल शेप, जब बेल शेप में नहीं है।
क्वार्टाइल आर नॉट इक्विडेंट, जब क्वार्टाइल इक्वल नहीं है, याद रखना ये चीजें। द सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ऑफ मीन इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन। देखो जब बेल शेप्ड होती है ना, बेल शेप्ड तो इक्वल ही होता है, एक साइड जो प्लस का साइन होता है वो इधर होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सॉरी इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव, जब यहाँ पे इक्वल होते हैं, पॉजिटिव भी इक्वल और नेगेटिव भी इक्वल, तो उसे बोलते हैं। तो वही चीज इसमें लाइन में बताई गई है, राइट। फिर है आप लोगों का मेजर ऑफ स्क्यूनेस, एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, स्क्यूनेस के दो मेजर होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, ठीक है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट जो होता है, देखो एब्सोल्यूट टर्म बाय टेकिंग डिफरेंस बिटवीन मीडियन और मोड सेम यूनिट, जो मीडियन और मोड की वैल्यू है वो सेम यूनिट में है, उसे बोलते हैं। एक्स माइनस मोड, एक्स ग्रेटर देन मोड पॉजिटिव स्क्यून, एक्स यानी मीन अगर लेस देन मोड है तो नेगेटिव स्क्यून, पहले ही बता चुकी हूं आप लोगों को। हाँ, अब रिलेटिव मेजर को निकालने का, जब रिलेटिव मेजर क्या होते हैं, जब एब्सोल्यूट, इफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस वर एक्सप्रेस इन रिलेशन टू सम मेजर ऑफ स्प्रेड वैल्यू रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंपल सी बात है, जब रिलेटिव स्क्यूनेस निकालते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूलाज में निकालते हैं और कोफिशिएंट गिवन होता है, जो कोफिशिएंट वैल्यू होती है ना, जितना भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कौन से रिलेटिव मेजर है, कौन से एब्सोल्यूट मेजर है। अगर आपसे कोई भी मीन के एब्सोल्यूट मेजर पूछा गया है, किसी के भी एब्सोल्यूट मेजर पूछा जाए, तो याद रखना उस एब्सोल्यूट के सामने कभी भी कोफिशिएंट वर्ड नहीं आएगा, और रिलेटिव के सामने हमेशा कोफिशिएंट आएगा। रिलेटिव मेजर पूछा जाए तो याद रखो एक टिक मेरी कि कोफिशिएंट वर्ड आना ही चाहिए। कोफिशिएंट यानी एक तरह का कंपैरिजन होता है चीजों में, और कोफिशिएंट परसेंटेज के रूप में निकाला जाता है, ये बात याद रखना। जब भी तुम्हें कोफिशिएंट का नाम आ जाए तो मतलब वो रिलेटिव मेजर का एग्जांपल है। अगर एब्सोल्यूट आ रहा है तो कोफिशिएंट वर्ड नहीं आएगा, बस सिंपल सी बात है, आप लोगों को इससे ज्यादा समझ नहीं आएगा। अब इसके इतने फॉर्मूले होते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट। देखो आपका एग्जाम में टाइम कम है, उसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ चीजों को, ठीक है। कार्ल पियर्सन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, आप लोगों को याद रखना है। जो कार्ल पियर्सन फॉर्मूला होता है वो आप लोगों का बेस होता है जो डिफरेंस बिटवीन मीन वो मीन और मोड के बीच में डिफरेंस, ठीक है। रिलेटिव मेजर बता रहा है, कोफिशिएंट बता रहा है, तो रिलेटिव है, ऑब्वियसली पहले ही बता चुकी हूँ। तो कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस, एस फॉर स्क्यूनेस, स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन, मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एस डी, याद रखना मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एस डी, सिंपल, ठीक है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, तो इसका मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0। सिंपल सी बात है, जब इक्वल है तो स्क्यूनेस है होगी ही नहीं। जब अगर मीन बड़ा है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, अगर मोड बड़ा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस, याद रखना है आप लोगों को। अब इसका इंपेरियल यानी मॉडरेट जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, जो ये पूछा जाता है, जो मॉडरेटली स्क्यूड है तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड, ठीक है। याद रखना है बच्चों। बाउले का फॉर्मूला क्या है, बाउले का फॉर्मूला देखो, आप लोगों का जो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है वो किस पे बेस्ड था, मीडियन और मोड पे, मीडियन बोल रही हूँ, मीन और मोड पे। जो कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस का फॉर्मूला है वो किस पे बेस्ड है, मीन और मोड पे। लेकिन बाउले का फॉर्मूला है वो क्वार्टाइल पे बेस्ड है, ठीक है। तो बाउले का फॉर्मूले का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। देखो Q3 ऐसे भी लिख सकते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीन, ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, और डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, राइट, याद रखना है। और जो बाउले के जो स्क्यूनेस का फॉर्मूला है उसकी जो वैल्यू है लाइज करती है -1 to +1 कोरिलेशन की तरह, ठीक है। फिर ओपन जो इट इज यूजफुल, ओपन एंड जब डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जहां वहां यूजफुल होता है, जो आप लोगों का क्वार्टाइल है वो इस वजह से ये भी, क्योंकि क्वार्टाइल बेस्ड है इसलिए ये ओपन एंड पे बेस्ड होगा। फिर कीज जो केलीज फॉर्मूला है वो किस पे बेस्ड है, परसेंटेज पे बेस्ड है। अरे सिंपल सी बात है, देखो स्क्यूनेस का क्या मतलब है, जब हमारा बेल शेप्ड ना हो, जब हमारा मीन मोड इक्वल ना हो, कॉन्साइड ना हो, और जब अगर मीन बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, अगर मोड बड़ा है तो नेगेटिव होगा। 3 फॉर्मूले हैं स्क्यूनेस के, कौन कौन से, कार्ल पियर्सन, बाउले और आप लोगों का कीज, 4 फॉर्मूले हैं। तो यानी पहले हमने पढ़ा कौन सा, कार्ल पियर्सन, फिर बाउले, फिर केलीज पढ़ रहे हैं। जो कार्ल पियर्सन है उसका बेस किस पे है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला बेस होता है आप लोगों का मीन और मोड पे,
ठीक है, मीन और मोड पे। और आप लोगों का बाउले का फॉर्मूला होता है बेस क्वार्टाइल पे, और कीज का फॉर्मूला बेस होता है परसेंटेज पे। अब आपका जो कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है वो उस फॉर्मूले का एक बार बताना भाई क्या होता है उसका फॉर्मूला, जो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है हमें अभी पढ़ा है, बताओ आप मेरे को। मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एस डी, स्क्यूनेस का फॉर्मूला कार्ल पियर्सन का मीन माइनस मोड डिवाइड बाय एस डी। बाउले का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीन डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, राइट। फिर कीज का फॉर्मूला है परसेंटेज पे बेस है, परसेंटेज में हाईएस्ट वैल्यू होती है परसेंटेज P10 प्लस जो आप लोगों के लोवेस्ट वैल्यू होती है P10, हाईएस्ट वैल्यू होती है P90। तो क्या हो गया P10 प्लस P90 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाय P90 माइनस P10, ये वाला। और फिर आपका डिकाइल या परसेंटाइल और डिकाइल पे बेस होता है की का, तो ये भी डिकाइल का भी फॉर्मूला D1 प्लस D9 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाय D9 माइनस D1, राइट। याद रहेगा आप लोगों को भाई, कार्ल पियर्सन का बेस होता है आप लोगों का मीन और मोड पे। फिर आप लोगों का बाउले का फॉर्मूला बेस्ड होता है क्वार्टाइल पे, और कीज का फॉर्मूला बेस्ड होता है डिकाइल और परसेंटाइल पे, राइट। याद रखना है। देखो फिर है मोमेंट्स। मोमेंट्स का क्या मतलब है बेटा, इट रेफर्स टू मेजर ऑफ फोर्स विद द रिस्पेक्ट, जो मोमेंट्स को रोटेशन को मेजर करता है उसे बोलते हैं मोमेंट्स, ठीक है। जो डिग्री ऑफ फोर्स को भाई हम मोमेंट्स बोलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ टेंडेंसी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स और उस पर बेस्ड करता है। तो मोमेंट का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, जो मैंने बोला जो मोमेंट है वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्टेंस पे, तो इसका फॉर्मूला भी वही हो जाएगा वो समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एच, यानी आप लोगों का डिवाइड बाय एक्स, यानी जो आप लोगों का फोर्स इनटू यानी एक्स यानी डिस्टेंस। कर्टिसिस, कर्टिसिस क्या होता है, कर्टिसिस एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है आप लोगों का, ठीक है। कर्टिसिस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, पीकनेस को बताता है। पीकनेस को बताता है मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक, यानी मैं तो करती थी लैंप से, मैंने इसका जो ट्रिक बना रखी थी लैंप, यानी ए को हटा दे इसमें से, एल मतलब लेप्टोकर्टिक, एम मतलब मेसोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक, यानी सबसे ऊंचा वाला लेप्टोकर्टिक और पी प्लेटोकर्टिक लास्ट वाला और बीच में मेसोकर्टिक। मैं तो ऐसे करती थी, आप लोग भी ऐसे ही कर लेना। जो मोर पीक्ड होता है, यानी ज्यादा पीक्ड होती है, मोर पीक्ड होता है वो लेप्टोकर्टिक। जो फ्लैट होता है पीक पे से उसे नॉर्मल यानी प्लेटोकर्टिक, और नहीं हाँ जो फ्लैट होता है जो नीचे होता है, और जो नॉर्मल होता है जो ना तो ऊपर ना नीचे वो मेसोकर्टिक, राइट। हो गया याद। फिर है आप लोगों का थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं बच्चों ये इससे स्क्यूनेस से, और जो स्क्यूनेस मैंने आप लोगों को करवाई है, और ये वाला क्या बोलते हैं इसको, अरे अभी स्क्यूनेस, और ये अरे क्या पढ़ा है हमने, कर्टिसिस। स्क्यूनेस और कर्टिसिस इन दोनों का इतना सा कर जाना, इतना समझना, क्योंकि बच्चे कितनी बुक पढ़ ले इतना भी कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हो आप लोग। प्लीज ये पढ़ जाना बार बार, आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, कितनी तरह की प्रोबेबिलिटी। अब बहुत सारे बच्चे ना बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी करवाओ, बाइनोमियल करवाओ, प्लीज मैम करवाओ, प्लीज मैम करवाओ, ऐसे कर करके बिल्कुल मतलब ये हो रखे थे पैनिक बच्चों। मैं जो कराऊंगी ना वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, प्लीज आप लोग करते रहना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जैकोब बर्नौली ने दिया था। अब है आप लोगों का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइप है, आप लोगों को पता है, ठीक है। ये डिकोनोमस भी कहते हैं इसको। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एनपी और एसडी क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एनपीक्यू, ठीक है। एनपी इसमें एनपी और एसडी क्या होता है, एनपीक्यू अंडर रूट एनपीक्यू, याद रखना है। P4 देखो एनपी और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें क्या होता है, एसडी क्या होता है इसमें, एनपीक्यू अंडर रूट एनपीक्यू। एनपीक्यू यानी पी, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एस मतलब क्यू मतलब फेलियर, और पी मतलब सक्सेस। स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है वो बाइनोमियल में एनपीक्यू होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वेरिएंस क्या होता है, जब हम क्या इस अंडर रूट को हटा देंगे तो उसको बोलते हैं एनपीक्यू, यानी वेरिएंस किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आ गया पॉइजन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट में निकाला जाता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये वाइडली रेंज होता है, इसको बस ये याद रखना है, पॉइजन जो होता है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी पे बेस होता है। ये जो पॉइजन ने दिया था, साइमन डेंसिस पॉइजन ने दी थी ये वाली, ठीक है।
फिर है इसका मीन क्या होता है, पॉइजन डेविएशन का m होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट m होता है, या फिर ठीक है। फिर है मीन और वेरिएंस क्या होता है, 0 होता है। जो स्टैंडर्ड जो पॉइजन में मीन और वेरिएंस, ऐसे बोल देंगे सीधा सीधा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस क्या होता है, तो आप लोगों को 0 याद रखना है। अब आ गया आपका नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस होता है और कंटिन्यू होता है। वो दोनों क्या थे, डिस्क्रीट थे। जो बाइनोमियल था और पॉइजन था वो क्या था, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थे। ये क्या है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको याद रखना है। और ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डी मूवरी के द्वारा। और इसको, या फिर लास्ट पेस, और ये जो कार्ल पियर्सन का भी नाम आ सकता है। इसको बाद में किसने चलाया, किसने डेवलप किया, कार्ल पियर्सन ने, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका कोहेजन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको। फिर है आप लोगों का कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों को याद रखनी है। प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जहां पे स्क्यूनेस 0 हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेल शेप्ड की जितनी प्रॉपर्टी है वो यहाँ आ जाएगी। स्क्यूनेस 0 है, हाइट और मैक्सिमम कहाँ होती है, ऊपर होती है, और जहां मैक्सिमम हाइट है यहीं इसका मीन होता है। तो मीन और वेरिएंस यहाँ पे 0 होता है, मीन मिनिमम मोड और इक्वल होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। देखो अब है आगे, बस जब जब भी मोटिवेशन की कमी हो तो अपने पेरेंट्स को देखें, आपको मोटिवेशन आ जाएगा। फिर ठीक है, ओनली मैक्सिमम, जो जहां पे वन मैक्सिमम पॉइंट होता है उसी को यूनिमोडल कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम भाई, जो मोड क्या होता है, जहां पे मैक्सिमम चीज होते है तो एक ही मोड होगा, यानी यूनिमोडल। फिर उसके बाद है आप लोगों का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये करवा चुकी हूं, बार बार नहीं करेंगे, ये भी कर चुके हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डेविएशन, ये एक बार ही कर लेते हैं। जो फॉर्मूला होता है, देखो आप लोगों को ना सिंपल ये बात याद रखना है, मीन और वेरिएंस, जो आप लोगों का प्रॉपर्टीज नॉर्मल डेविएशन में वो क्या होता है, मीन और वेरिएंस। मीन होता है 0 और वेरिएंस होता है 1, राइट। फिर है आप लोगों का, हाँ, फिर है आप लोगों को कोरिलेशन रिग्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस और एक तरह से रिलेशनशिप। ये चीजों को बार बार कर जाना प्लीज, यही चीजें रखी मिलेगी। मैं बताती बताती थक गई हूँ और मुझे पता है आप लोग ढूंढेंगे अभी भी। जो कोरिलेशन है वो एसोसिएशन, बहुत सारे जो नंबर्स है या फिर उनमें रिलेशन बताता है, 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच में डिग्री बताता है। लेकिन जो अपना कोरिलेशन, वो जो रिग्रेशन है वो क्या बताता है, कोजन इफेक्ट बताता है। ठीक है, फिर है आप लोग कार्ल पियर्सन कॉन्सेप्ट, कार्ल पियर्सन ने दिया कोरिलेशन को, आर से डिनोट करते हैं, इसकी लाइव वैल्यू करते हैं -1 to 1। ठीक है, ये चीजें हम कर चुके हैं। फिर है आप लोगों का टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, बहुत सारे कोरिलेशन के टाइप होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल, मल्टी कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव बताता है, दो चीजों में संबंध बताता है, जैसे डिमांड और प्राइस। जिसमें संबंध नहीं होता, कोई मतलब नेगेटिव संबंध होता है, जैसे डिमांड और प्राइस। पॉजिटिव संबंध जैसे ये प्राइस और सप्लाई। सिंपल कोरिलेशन, सिंपल है उनमें रिलेशन। पार्शियल मतलब एक से ज्यादा रिलेशन। मल्टीपल यानी दो से भी ज्यादा रिलेशन। लीनियर यानी नॉन लीनियर, सिंपल एक तो सीधा रिलेशन उनका सीधा सीधा जा रहा है, लीनियर, और नॉन लीनियर कैसे भी जा रहा है रिलेशन, उसे नॉन लीनियर बोलेंगे। जो रिलेशन है, कोरिलेशन की जो मेथड है निकालने की, वो बहुत सारे हो सकते हैं। स्कैटर डायग्राम, डायग्राम के थ्रू, ग्राफ मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ आप लोगों को, कौन कौन सा था, कोवेरियंस एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इस वाला रैंक स्पेयर्समैन ने दिया था, और ये 6 वाला जो मेथड है वो वाला है। और कॉन्क्रीट वाला मेथड याद करना है, लीस्ट स्क्वायर वाला याद रखना है आप लोगों को। ये मेथड्स के फॉर्मूले प्लीज आप लोगों को याद रखना, वरना चीजों को गड़बड़ करा दोगे। बाकी चीज मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी करवा चुकी हूँ आप लोगों को। रिग्रेशन और रिलेशन में एक बार सिंपल सा ये डिफरेंस है, ये आप लोगों को देख लेना है। जो कोरिलेशन है वो रिलेशनशिप बताता है दो चीजों में। रिग्रेशन का मतलब होता है स्ट्रिपिंग बैक, यानी बैक की तरफ यानी पीछे की तरफ देखना। जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो 2 वेरिएबल्स में बताता है, और ये सिस्टमैटिक जो आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है वो नहीं बताता है कोरिलेशन, लेकिन रिग्रेशन बताता है, राइट। इसमें जो वैल्यू है वो लाई करती है -1 to 1, लेकिन रिग्रेशन की वैल्यू लाई करती है 0 to 1 के बीच में। ठीक है, आप लोगों को ये एक बार ये देख लेना। एनालिसिस जो स्टडी है वो लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बताता है, लेकिन नॉन लीनियर और लीनियर दोनों बताता है रिग्रेशन। इस पे जो इंडिपेंडेंट होता है, इस पे किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पे स्केल का प्रभाव पड़ता है, ये मैं बता चुकी हूँ तब भी।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो बच्चा, मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको चीजें करवाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज आई होप आप लोगों को समझ आ रही है। चीजों को बार बार पढ़ते रहना, समझते रहना, वरना अगर आप लगे रहेंगे बार बार चीजों को इकट्ठी करने में, और ये भी मैं आपको करा चुकी थी। जो सैम्पलिंग की जो प्रिंसिपल्स है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग, ये क्वेश्चन आता है। प्लीज बच्चों आप इसको करें। जो मेरी फर्स्ट वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे वो देखें, उससे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने बताया था लो ऑफ जो स्टैटिकल रेगुलेरिटी है वो सैम्पलिंग का पहला प्रिंसिपल है। एनर्जी ऑफ लार्ज आएगा और प्रेसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर आएगा। याद रखना है, वो आपको इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज करता है ऑप्शन में देके। परसिस्टेंस वर्ड के साथ स्मॉल आएगा, स्मॉल नंबर आएगा, और एनर्जिया के साथ लार्ज आएगा। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये चीज पॉपुलेशन साइज, यानी अगर सैंपल साइज बड़ा है तो एरर भी सैंपल एरर भी कम हो जाएगी। यानी अगर जो जो सैंपल साइज और सैंपल एरर में नेगेटिव रिलेशन होता है, सैंपल साइज और जो एरर है, सैंपल एरर में नेगेटिव रिलेशन होता है। सैंपल साइज जितना बड़ा होगा एरर उतनी ही कम होगी, सैंपल साइज जितना छोटा होगा एरर उतनी ही ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए बताया बच्चों देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी चीजें करवाने की कोशिश करी है। आप लोगों को इजी तरीके से पूरी स्टैट्स को रिवाइज करवा दिया है वन लाइनर फॉर्म में। अब आपका काम बचता है दिन में एटलीस्ट एक बार, ज्यादा हो सके अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है। तो स्टैटिकल ऑफिसर से वालों इसको बार बार रिवाइज करते रहना, दिन में 2 बार। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मेरे पे विश्वास करके मेरे नोट्स को करना, क्योंकि कितने भी बुक पढ़ लेना आप, ये नोट्स निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा। मेरी पता नहीं कितने टाइम की मेहनत, कितनी बुक से ये चीजें निकाली गई हैं। प्लीज बच्चों आप इन चीजों को पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना, दिन में कम से कम 2 बार पढ़ो अपने फर्स्ट पेपर के साथ। स्टैटिक्स में जो बच्चा जो सिलेक्शन लेता है, उन दोनों में जो सिलेक्शन नहीं ले पाता, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है। जो सिलेक्शन लेता है वो चीजों को बार बार पढ़ता है, सेम चीजों को, और जो सिलेक्शन लेता है वो सेम चीजों को बार बार नहीं पढ़ता है। वो सिर्फ कंटेंट ढूंढता रहता है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, किसी टीचर से, और अपने एक टीचर पर भरोसा नहीं करता है। अगर आपने मुझे चुना है तो प्लीज मेरी बात मानिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग खुद आके मैच कर लेना। हाँ, इनसे बाहर तब लगेगा जब आप लोगों ने इसको बार बार 20 बार अगर नहीं पढ़ा है तो। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। वाइटल स्टैटिस्टिक्स वाली भी मैंने आप लोगों के लिए डाल दी है पीडीएफ, और जितनी भी पीडीएफ डाली है उन चीजों को बार बार रिवाइज करें, यही मैं आप लोगों को बोलती हूँ। ठीक है बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।